हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका सीडीपी का शिक्षण शास्त्र का टॉपिक है, यानी पेडागोगी का टॉपिक है। और ये टॉपिक जो भी हम चर्चा करने वाले हैं ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में इंक्लूड है, यानी आपका जो भी क्लास चलता है वो फाइनली ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो मैंने जो आपका एग्जाम का डेट आया है 31/1/2021, इसके लिए पुनः एक बैच को प्रारंभ किया हूँ। मंडे से बैच को प्रारंभ किया हूँ। तो मंडे में यानी कल जो आप लोगों को वीडियो मिला था वो सबसे पहला था आपके इस सेशन का पहला वीडियो। तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे बच्चा एक मनोवैज्ञानिक के रूप में। उस सेशन में हम लोग चर्चा किए थे मनोवैज्ञानिक के गुण, किस प्रकार से बच्चा को मनोवैज्ञानिक कहा गया है और कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चा को मनोवैज्ञानिक के रूप में देखा है। तो जो बच्चे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं वो पहले वाले क्लास देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। कुछ चर्चा कर लेते हैं जो कल चर्चा किए, तो ध्यान से सुनेंगे। जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बच्चे को मनोवैज्ञानिक के रूप में देखा था, यानी सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा था। ठीक है, फिर बाकी पूर्ण जानकारी लेनी है तो वो वीडियो को जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी जो आपके सामने जो क्लास चल रही है ये टोटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होगी। यहाँ पे देख सकते हैं फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड फॉर 31/1/2021, यानी जो आपका 31 जनवरी 2021 को एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए आपका सटीक तैयारी के लिए क्लास लाया गया है। तो जो बच्चे सीटेट अच्छे ढंग से क्वालिफाई करना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे, साथ ही कॉपी पेन जरूर रख करके ये नोट्स क्रिएट करेंगे, ताकि नोट्स क्रिएट करने से क्या होगा कि जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो बहुत कम समय में जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे अभी का जो 20 मिनट का हमारा क्लास होगा, इसका नोट्स अगर आप क्रिएट करते हैं तो रिवीजन करने के लिए आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। देखिए, बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बच्चा के बारे में कल हम अध्ययन किए थे कि बच्चा जो है एक मनोवैज्ञानिक है, यानी मनोवैज्ञानिक खोज करता है। और आज हम पढ़ेंगे जो भी मनोवैज्ञानिक होता है उसके सामने कुछ न कुछ समस्याएं आती है, वो समस्या का समाधान किस रूप में करेगा। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे बच्चा के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जो भी पूछा जाता है प्राइमरी लेवल में 1 to 5 का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बच्चा से ज़्यादा रिलेट करके ही पूछा जाता है, छोटे छोटे बच्चों से। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि समस्या होती क्या है। तो देखिए, समस्या से सभी बच्चे परिचित है और सभी व्यक्ति समस्या से परिचित है, बट उनको डिफाइन करना नहीं जानते हैं। अभी हम आपको बताते हैं, अगर आप कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कार्य करने के दौरान उसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कहते हैं कि हम समस्या में फंस गए। उसी को हम लोग समस्या का नाम दिए हैं और वही होता है समस्या। बताइए कि इतना अच्छे तरीके से हम आपको समझाएं जो कि आपके माइंड में, दिमाग में सभी वर्ड है, भंडारित है, केवल उसको निकाल करके आपके सामने प्रकट करना है। तो बताइएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% फायदा होगा और अच्छे ढंग से आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो भी बता दीजिए समस्या के बारे में। अब समस्या समाधानकर्ता के बारे में बताएंगे। तो देख लीजिए, जो अभी हम आपको बताएं कि समस्या क्या है, तो किसी कार्य के दौरान आए रुकावट या बाधा को क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं, अगर आप कहीं पे जाते हैं, किसी के दबाव में आकर के आपको वहां पे बंदी के तरह आपको अगर 10 मिनट रुकना पड़े तो क्या बोलते हैं कि हम समस्या में फंस गए, यानी किसी कार्य में आपको क्या आ गई, रुकावट आ गई। उसी को हम लोग बाधा का नाम दिए हैं। अब से नेक्स्ट है हमारा दोस्तों समस्या की विशेषता। तो हम लोग तो समस्या को पहचान लिए कि समस्या किसे कहते हैं। अब जानेंगे समस्या की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समस्या तो समझ गए, अब समस्या की विशेषता समझेंगे। उसके बाद बच्चा जो है समस्या का समाधान किस प्रकार से करता है। देखिए, जितना डीपली जाएंगे उतना ज़्यादा सेशन इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। हम बार बार एक बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है इस सेशन से। ठीक है, देखिए, समस्या का सबसे पहला विशेषता है प्रत्येक समस्या का समाधान हो यह जरूरी नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति जो है प्रत्येक समस्या का समाधान कर ली ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ समस्या से बच के निकल जाना भी उस समस्या का समाधान कहलाता है।
ठीक ना। अब सेकेंड है समस्या काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों हो सकता है। ये सेकेंड पॉइंट अभी हम आपको बताते हैं। समस्या काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है और दोनों समस्या का समान वैल्यू होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राम और श्याम दो व्यक्ति, हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि राम ने श्याम को 5,000 रुपए 2% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया, तो 5 वर्ष के ब्याज बाद कितना ब्याज होगा बताइए। मैंने मन में कल्पना किया, काल्पनिक प्रश्न हो गया, और यह वास्तविक रूप में भी अगर इसको जोड़ा जाएगा तो जो काल्पनिक रूप का जो ब्याज होगा वही ब्याज वास्तविक रूप में भी होगा, ठीक ना। तो जो समस्या काल्पनिक होती है, और जैसे अभी हम आपको बताते हैं सीटेट में, अगर आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है कि राम ने श्याम को 5 कलम दिया, उसके बाद राम के पास 2 कलम और शेष बच गए, तो बताइए कि राम के पास टोटल कितने कलम था। देखिए, ना मैंने राम को देखा है, ना मैंने श्याम को देखा है, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ करके कल्पना किया अपने ऊपर लेकर के कि राम ने श्याम को 5 कलम दिया, 5 कलम देने के बाद भी राम के पास 2 कलम बच जाता है, यानी फाइनली राम के पास 7 कलम थे। यानी और ऐसे भी जोड़ेंगे प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में, अगर हम आपको 5 कलम देते हैं फिर भी हमारे पास 2 कलम बच जाता है, यानी हमारे पास टोटल 7 कलम था। तो दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में आंसर जो है समान आती है। तो समस्या यहाँ पे काल्पनिक और वास्तविक दोनों होती है। थर्ड पॉइंट है समस्या में चिन्ह या संकेत बताना जरूरी है, वरना इसे समस्या नहीं माना जाएगा। देखिए, समस्या में चिन्ह और संकेत होता है। जैसे एक समस्या, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, तो हमारे पास एक समस्या है, पैसा नहीं है, अब संकेत और चिन्ह बताया जा रहा है कि अब हम क्या करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मेरे पास नहीं है, हम क्या करें बताइए। न इसमें कोई संकेत है, न ही इसमें कोई चिन्ह है, बताइए ये इस प्रकार की समस्या होती है। समस्या के सभी पक्ष भी ज्ञात होनी चाहिए, तभी जो है समस्या का समाधान पे हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या के सभी पक्ष ज्ञात होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो भी समस्या है उसके समाधान पर पहुंचने के लिए पहले समस्या के सभी पक्ष को देखना होता है कि कहाँ पे कैसी समस्या है, कहाँ पे क्या करना होना है, ठीक ना। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, प्रॉफिट लॉस आप लोग जरूर पढ़े हैं। प्रॉफिट और लॉस में होता है क्रय मूल्य, एक होता है और एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक। तो जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होता है तो हमें क्या ज्ञात होती है, लाभ या हानि, ठीक ना। यानी सभी पक्ष ज्ञात करना है समस्या समाधान के दौरान। जब तक सभी पक्ष ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। किस प्रकार से बढ़ता है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे हम बताते हैं कि 2 कलम का दाम जो है 10 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, तो हमें ज्ञात है ना कि 2 कलम का दाम 5 रुपया है, तो पहले निकालेंगे 1 कलम का दाम, तो ज्ञात होगा कि 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम 5 × 5 = 25। यानी समस्या समाधान जब भी किया जाता है उसमें एक रूल को फॉलो किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो अभी तक का जो सेशन देखे आप लोग, बताइएगा कि कैसा लगा। अब हम लोग बहुत ही दमदार सेशन, बहुत ही दमदार टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, समस्या समाधान की विधियां और बच्चा। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ, ये कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जम के करें, क्योंकि हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करवाते हैं। विश्वास बना करके रखिए, आपको 110 मार्क्स प्लस नहीं आया तो फिर हमको कहिएगा, क्योंकि मैं जो ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड होता है यहाँ पे ऑनलाइन में, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे, समस्या समाधान की विधियां और बच्चे। तो देखिए, समस्या तो बहुत सारी है, उसकी समाधान करने की भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है हमें केवल उसी पे फोकस करना है, क्योंकि टाइम को वेस्ट जो है, कभी भी हम किसी काम को करने में टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, फाइनली अभी तक टोटली 9 ही मिनट हुआ है, 20 मिनट से एबव का वीडियो आपका नहीं होगा। अब देखिए, समस्या समाधान की कुछ प्रमुख विधियां हैं जो हम आपको नीचे दे रहे हैं। देखिए, फर्स्ट है त्रुटि एवं प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास। उसके बाद नेक्स्ट है सूझ विधि, उसके बाद है अनसीखी विधि, उसके बाद है एल्गोरिदम विधि, उसके बाद वैज्ञानिक विधि। देखिए दोस्तों, फाइनली आपके डिस्प्ले पे जो ये 5 विधियां दिख रही है, ये है समस्या समाधान करने की विधि।
इस तरीके से त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूझ विधि का यूज करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। अनसीखी विधि से भी बालक समस्या का समाधान करते हैं। एल्गोरिथम विधि से भी समस्या का समाधान किया जाता है, साथ में वैज्ञानिक विधि। अब ये पांचों विधि का डीपली हम लोग चर्चा करेंगे अभी, तो ध्यान से सुनिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके, और जो आप नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं साथ में स्क्रीनशॉट करते चलिए, ठीक ना, और साथ में कॉपी पेन है तो अति उत्तम है, ठीक ना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला विधि सूझ एवं प्रयास का विधि। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि त्रुटि एवं प्रयास का विधि कौन दिया था, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा त्रुटि एवं प्रयास का विधि दिया गया। उसके बाद सूझ विधि किसके द्वारा दिया गया। ये दोनों विधि जो है दो मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। त्रुटि एवं प्रयास जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसे अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा गया है। अब सूझ विधि या अंतर्दृष्टि विधि इसको कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि विधि, ठीक। अंतर्दृष्टि विधि ये कोहलर के द्वारा दिया गया है, गेस्टल्टवादी के द्वारा दिया गया है, कोहलर, कोफका और वर्दीमर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले विधि जो है त्रुटि एवं प्रयास विधि, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए त्रुटि एवं प्रयास विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं, नोट्स के लिए हम आपके लिए कंटेंट लिखे हुए हैं। पहले ध्यान से सुनिएगा जो भी हम आपको बताने वाले हैं। आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए आप अपने ऊपर इस चीज को लेकर के देखिए। सभी बच्चे पहले शैशव काल से ही बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक वयस्कावस्था में आते हैं। बताइए कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आप सीखने के दौरान कोई गलती नहीं किए थे। जब आपको पढ़ने के लिए बैठाया जाता था तो आप क लिखने के लिए क्या करते थे, क्या आप एक बार में क लिख लिए थे, ऐसे लिखे थे? नहीं लिखे थे। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे कर किया होगा, ऐसे कोई बच्चा ऐसे ऐसे करके क लिखा होगा, कोई बच्चा ऐसे किया होगा, कोई बच्चा ऐसे किया होगा। यानी क्या किया गया, त्रुटि किया गया। सीखने के दौरान त्रुटियां होती है और त्रुटियां जो है अधिगम का एक भाग है। ये बात को आप हमेशा माइंड में रखिएगा। माइंड को कभी भी डाइवर्ट नहीं होने देना है। इंटरेस्टिंग वे में हम आपको पढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक ना, ठीक। माइंड जो है इंटरेस्टिंग रख करके पढ़ेंगे तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें हम आप लोगों के लिए लिख भी दिया है कि दुनिया के सभी बच्चे गिनती, पहाड़ा, वर्णमाला आदि सीखने के दौरान शुरुआत में त्रुटि एवं प्रयास से गुजरते हैं। यानी जो भी बच्चे हैं सीखने के दौरान सबसे पहले प्रयास एवं त्रुटि से गुजरते हैं, अर्थात जैसे पहले त्रुटि करते हैं, यानी उनके पास सीखने के दौरान समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का समाधान होता है, यानी बच्चा लिखना सीख जाता है। अर्थात समस्या समाधान की त्रुटि एवं प्रयास का विधि अनुसरण करते हैं, क्योंकि यह समस्या समाधान की विधि है, अतः बच्चा एक समस्या समाधान करता है। पहले ही प्रूव कर दिए कि बच्चा कैसे समस्या समाधान करता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये स्टेप करेंगे। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट विधि, सूझ विधि, जिसे अंतर्दृष्टि विधि के नाम से जाना जाता है। अब बताइए सूझ विधि किसके द्वारा दिया गया है, इसे अंतर्दृष्टि, यहाँ पे देखिए ऑब्लिक होगा, ठीक ना, सूझ विधि बोलिए या अंतर्दृष्टि बोलिए। ये दिया गया है आपके गेस्टल्टवादी के द्वारा। गेस्टल्ट का मतलब होता है, गेस्टल्ट जो है जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है समग्राकार, ठीक। सूझ विधि या अंतर्दृष्टि विधि ये कोहलर, कोफका और वर्दीमर, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख और प्रचलित है कोहलर, ठीक ना। एक है कोहल वर्ग, तो कोहल वर्ग दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत और कोहलर दिया है सूझ का सिद्धांत। समझ रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। सूझ विधि अचानक ही की नहीं होगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है। अचानक ही किसी समस्या का हल ढूंढ लेना सूझ कहलाता है। देखिए हम आपको बताते हैं, कोई बच्चा किसी चीज को सीखने में 5 दिनों से गलती कर रहा है, ठीक ना। सीखने के दौरान वह बहुत सारी गलतियां करता है और गलती करने के पश्चात, ठीक ना, सीखने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, अचानक से उसे एक आइडिया आया कि नहीं इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं। वही होता है सूझबूझ का सिद्धांत। यानी पहले समस्या को पूर्ण रूप से देखेंगे, जैसे ही हमें कोई एक युक्ति मिलेगी, आइडिया को हिंदी में युक्ति बोलते हैं, ठीक ना। जैसी कोई आइडिया मिलती है उस आइडिया के सहायता से उस समस्या का हम क्या करते हैं, समाधान कर लेते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, आपने पहले 2 का टेबल सीखा होगा, यानी 2 का पहाड़ा सीखा होगा, 3 का पहाड़ा सीखा होगा, 4 का पहाड़ा सीखा होगा, 5 का पहाड़ा सीखा होगा, ठीक ना। तो आपके टीचर ने आपको पहाड़ा सिखाने के दौरान जोड़ घटाव गुणा भाग भी सिखाया है, ठीक ना। तो आप
मान लीजिए कि आप 5 तक का टेबल सीख चुके हैं, यानी 5 तक का पहाड़ा सीख चुके हैं। अब आपके टीचर क्या किए कि 5 में 9 से गुना करने के लिए दे दिए। अब बताइए, अब आपको तो 9th का टेबल नहीं आता है, अब क्या करेंगे? आप तो यहाँ पे बहुत देर तक सोचिएगा कि मैंने तो अभी तक 5 का ही पहाड़ा सीखा है, 9 का तो पहाड़ा सीखा ही नहीं, ठीक, 9 का तो पहाड़ा अभी हम सीखे ही नहीं। अचानक बच्चे की युक्ति आई कि ये जो है ना 5 गुने 9, हम करेंगे क्या कि 5 का ही टेबल 9 दा पढ़ देंगे, ठीक है। 5 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 45 होगा, 5 9 जा 45। यानी बच्चे के मन में क्या आया? एक युक्ति आई। ये था आपका उदाहरण। अब हम आपको बात एक बताते हैं, फैक्ट। फैक्ट जो है सूझ और अंतर्दृष्टि विधि का जो प्रयोग किया गया था, एक वनमानुष पे किया गया था, और वो वनमानुष का नाम था चिंपैंजी, सुल्तान, ठीक। तो सुल्तान को एक ग्रिल, समझते हैं ना ग्रिल, जैसे आप लोगों के खिड़की में ग्रिल होता है, वो ग्रिल टाइप का पिंजरा था, उसमें बंद कर दिया गया। पिंजरे के बाहर केला को रख दिया गया। अभी हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा, देखिए ये है ग्रिल, ठीक। देखिए सुल्तान को इस ग्रिल में क्या किया गया है? कैद कर दिया गया है। और यहाँ पे केला है, ठीक। एक सेकेंड का, केला पीला होता है ना, यहाँ पे केला है, ठीक। यहाँ पे क्या है? केला है। और इसमें क्या है? सुल्तान जो है बंद है, इसमें सुल्तान बंद है, और यहाँ पे एक छड़ी है, ठीक। अब आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, देखिए। तो सुल्तान यहाँ पे इस पिंजरे में कैद है। वो बहुत सारा प्रयास करता है केला को प्राप्त करने के लिए, वो हाथ को इधर उधर मारता है, बट लेकिन वो केला को प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर सुल्तान को अचानक एक युक्ति आती है, एक आइडिया आती है कि जैसे ही हम इस छड़ी का सहायता लेंगे, हम यहाँ से इस केला को टान करके केला की प्राप्ति कर सकते हैं। सूझ का सिद्धांत, यानी अचानक ही किसी समस्या का हल ढूंढ लेना। अचानक ही किसी समस्या का हल ढूंढ लेना क्या कहलाता है? सूझ विधि कहलाता है, जो कि एक समस्या समाधान का विधि है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे अनसीखी विधि। ये बहुत ही ज्यादा, एक बहुत ही नॉर्मल विधि है। देखिए अनसीखी विधि, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब सोए हुए होते हैं तो क्या करते हैं कि आप उसे ढक देते हैं, ढक दिए। फिर जैसे ही बच्चा का नींद खुलता है, वो करेगा क्या कि उसको, वो जिस कपड़े से आप उसे ढके हैं, वो उस कपड़े को अपने शरीर के नीचे यहाँ तक ले करके आ जाएगा। तो बताइए कि बच्चे को ये करना किसी ने सिखाया? बच्चे जब सो रहा था तो उसको आपने ढक दिया, जैसे उसकी नींद खुली, उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, यानी उसे तकलीफ महसूस हुई, समस्या उत्पन्न हो गई ना उसको सांस लेने में, तो फिर उस समस्या का वो समाधान करेगा। यहाँ पे तो उसको पता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उसे किसी ने सिखाया नहीं है कि तुम कपड़ा को हटा लो तो फिर तुम्हारा समस्या जो है और सॉल्व हो जाएगा। ये अनसीखी विधि का यूज किया, यानी क्या करेगा? वो रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ को इधर उधर मारेगा, हाथ पैर को, फिर अचानक क्या करेगा कि वो कपड़ा को यहाँ से हटा लेगा। ये होता है अनसीखी विधि। इसका आप लोगों के लिए हम लिख दिए हैं कि बच्चा जागते हुए अपना चेहरा नहीं ढकने देता है, क्योंकि चेहरे पर रखा कपड़ा उन्हें सांस लेने में बाधा प्रतीत होता है, इसलिए वह रोकर, चिल्लाकर या पैर पटक कर उस कपड़े को हटा देता है, क्योंकि यह किसी सीखे गए अधिगम का परिणाम नहीं है और अनसीखी विधि का उदाहरण है। अब होता है एल्गोरिदम विधि। एल्गोरिदम विधि में क्या होता है? गाइस ध्यान से सुनेंगे। सभी समस्या के समाधान करने के लिए कुछ न कुछ तरीका दिया गया होता है। तो एल्गोरिदम विधि में क्या होता है कि जब आप समस्या का समाधान तक पहुंचना चाहते हैं तो एक निश्चित तरीका का यूज करना होगा आपको। यही बात इसमें कहा गया है कि कुछ निश्चित चरण अगर सही से अनुसरण किया जाए तो सही उत्तर ही प्राप्त होगा। बच्चे जोड़ घटाने आदि में एल्गोरिदम विधि का ही अनुसरण करते हैं, अतः वह समस्या समाधान करता है। देखिए करता यहाँ पे ऐसे लिखिए, समस्या समाधान करता, ठीक। आप लोग समझ रहे हैं? तो ये स्टेप करेंगे। जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और पहले वाले वीडियो को, पहले वाली जो वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। साथ ही सीटेट कैसे पास करें उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, वैज्ञानिक विधि। देखिए आज के सेशन का ये जो है हमारा लास्ट पॉइंट है। कल हम लोग पढ़ेंगे समस्या समाधान में क्या क्या बाधा आती है जो हम समस्या समाधान करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्या समाधान में वैज्ञानिक विधि के कुल कितने चरण हैं? तो ध्यान से देख लीजिए, कुल 6 चरण होते हैं। फर्स्ट है समस्या को पहचानना, सेकेंड है आंकड़ा इकट्ठा करना, थर्ड है संकल्पना निर्माण, फोर्थ है संकल्पना का परीक्षण,
फिफ्थ है प्राप्त आंकड़ों की जांच और सिक्स्थ है निष्कर्ष निकालना। देखिए, तो सबसे पहले वैज्ञानिक विधि में क्या है कि हमारे पास समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, समस्या उत्पन्न हुई कि 2 कलम का दाम जो है 4 रुपया है। ठीक, 2 कलम का दाम 4 रुपया है। अब हमें 5 कलम का दाम निकालना है, तो पहले तो 1 कलम का दाम निकालेंगे, तो 4/2 करेंगे, यानी क्या 1 कलम का दाम 2 रुपया। अब आपको पता लग गया कि 1 कलम का दाम 2 रुपया है, तो यहाँ पे अभी 2 नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि राम है एक तरफ और एक तरफ श्याम है। ठीक, दोनों को निकालना है 2-2 5-5 कलम का दाम। तो ये करता है 2 × 5 = 10 और ये करता है 2 × 5 = 12। ठीक, दोनों के सामने दो। पहले देखिए, पहले तो ये दोनों ने समस्या को क्या किया, पहले क्या किया कि हमें 5 कलम का दाम निकालना है, यानी समस्या को पहचानता है। उसके बाद आंकड़ा इकट्ठा करना। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि समस्या में संकेत और चिन्ह निहित होते हैं, यानी इसमें से जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उस आंकड़ा को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद देखिए, संकल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज किए। कॉन्सेप्ट क्या यूज किए कि हम पहले ऐसे 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 1 कलम का दाम निकलेगा। फिर 2 × 5 करेंगे, यानी 5 कलम का दाम निकल जाएगा। यानी संकल्पना का निर्माण कर लिए। उसके बाद संकल्पना का परीक्षण करेंगे, यानी दोनों बच्चे डाउट में है कि मेरा सही है या इनका सही है। ये सोचेगा मेरा गलत है या ये दोनों क्या किए, परीक्षण। फिर क्या करेंगे, प्राप्त आंकड़ों की जांच। जो आंकड़ा प्राप्त हुआ उसका जांच होगा और लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा कि इनका सही है और इनका गलत है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस बताइएगा, आज के सेशन का सबसे लास्ट पॉइंट है कि वैज्ञानिक विधि में 6 चरणों से गुजरने के बाद यह जरूरी नहीं है कि बच्चा सही उत्तर दे। निष्कर्ष तो जरूर आएगा, जो नीचे है निष्कर्ष दोनों स्थिति में आएगा, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सही ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो निष्कर्ष सफल ही हो, पर दोनों ही हालत में बच्चा अच्छा 6 चरणों से गुजरेगा, अर्थात वह समस्या समाधान की विधि का अनुसरण करेगा। देखिए, यहाँ पे कुछ जो है मिस टाइपिंग है, जो अभी हम आप लोगों के लिए इसको कंप्लीट कर ही देते। देखिए, यहाँ पे 6 होगा। ठीक, तो बताइए सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन आप लोगों को मिलेगा समस्या समाधान में उत्पन्न बाधा। किन्हीं को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे। और ये जो था आपका सेकेंड क्लास था, इस सेशन का दूसरा क्लास है ये आज, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में गाइस। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।